स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इंग्लिश ग्रामर की रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर बात की थी। हमने इंग्लिश रीजनिंग में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के ऊपर कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स की बात की थी और हमने जाना था कि रीजनिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है और रीजनिंग के अंडर में जो ये टॉपिक होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ये क्यों ज़रूरी है और एग्जाम्स में क्यों आता है, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे अंडर एस्टिमेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें फुल मार्क्स किस तरह लूटते हैं, किस तरह इसमें फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक होगा, आपके सामने लिखा हुआ है ग्रामर एंड लैंग्वेज में, ये हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड टॉपिक है जिसमें हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, एक जो ऐसे के फॉर्म में होता है वो, और एक ए एन दा वाला आर्टिकल, और तीसरा किसी भी चीज़ को भी आर्टिकल कहा जाता है। आज की जो क्लास है, याद रखिए, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एंट्रेंस बेस्ड हो या किसी जॉब के लिए ओरिएंटेड एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में आर्टिकल्स के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी मैं ऐसे टॉपिक्स उठा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे इनका क्या करना है, इसमें तो फुल मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स में हम लोग सब मार्क खा जाते हैं। हमें लगता है कि ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स हैं और इसमें बहुत इजी होगा मार्क्स लेना, और यही टॉपिक्स हमें पीछे छोड़ देते हैं। क्यों ऐसी क्या बात है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, इजी हमें इजी टॉपिक्स रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं। ये इजी टॉपिक्स तो हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही इजी समझ लेते हैं और वहाँ पे अपनी समझदारी दिखा करके मार्क्स को लूज करके आ जाते हैं। तो आर्टिकल्स की आज हम बात कर रहे हैं, और आर्टिकल्स का मसला ऐसा है कि स्कूल्स में जूनियर क्लासेस में ये टॉपिक अक्सर गलत पढ़ाया जाता है। इसके टेक्निक्स और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है, वो गलत शेयर की जाती है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स के अंदर यही हाल है कि आर्टिकल्स के ऊपर जो बताया जाता है कि कैसे आर्टिकल सॉल्व करना है या आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है, वो गलत ही बताया जाता है। और यही कॉन्सेप्ट जो हमें बचपन में सिखाया जाता है, हम उम्र भर याद रखते हैं, चाहे हम जामिया का एंट्रेंस एग्जाम दें, एएमयू का, जेएनयू का, कोई सा भी बीएचयू का, डीयू का, कोई भी एग्जाम दे, उसमें आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं। हम अपनी वही टेक्निक यूज करते हैं जो हमें बचपन में सिखाई जाती है, और हमारे 5 में से 0 मार्क्स आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है, इसके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं और शायद आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना, इसको जानना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में देखिए ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से टॉपिक से स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रेजुएशन तक भी ये क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। देखिए, ये दोनों हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल, जबकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब आप कहेंगे ये इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों और हमें पता ना हो कि हम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ए और एन का यूज होता है। यानी डेफिनेट का मतलब बिल्कुल तय, पर्टिकुलरली वही, और इनडेफिनेट का मतलब कि जिसके बारे में हमें पता ना हो। जैसे मैं कहूँ आई परचेज्ड एन अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला, ये नहीं, सामने वाला जो सुन रहा है सेंटेंस को, उसको ये नहीं पता कि अम्ब्रेला का कलर क्या है, साइज क्या है, कहाँ से लिया गया है, कौन सा अम्ब्रेला, नहीं पता। तो ऐसे आर्टिकल जिसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ऐसे आर्टिकल्स को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जबकि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमें पूरा पता होता है। मैं कहूँगा आई गेव सम अमाउंट ऑफ मनी टू द बेगर, मैंने भिखारी को कुछ पैसे दिए, तो मैं उसी भिखारी की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने पैसे दिए। द बेगर, वो पर्टिकुलर भिखारी, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है पर्टिकुलरली उसी को एड्रेस कर रहा होता है जिसकी बात सेंटेंस में हो रही होती है। जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन, ये दोनों पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात नहीं करते। सुनने वाले को भी, पढ़ने वाले को भी ये समझ में नहीं आता कि बात किसके बारे हो रही है, जबकि द से समझ में आ जाता है कि बात किसके बारे में हो रही है। तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं।
मैं एक बात और रिपीट कर दूं कि आप प्लीज इस टॉपिक को ये मत सोचिएगा कि बच्चों वाला टॉपिक है। ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और उसमें 0 मार्क्स आते हैं अच्छे अच्छों के। तो इसे नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसको बिल्कुल इग्नोरेबल टॉपिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और अपने पुराने टेक्निक से इसको सॉल्व करते आ रहे होंगे और मार्क्स लूज करते हुए आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट पे आपको अच्छी कमांड हो जानी चाहिए। आपको ये पता, सेंटेंस पढ़ते ही पता हो जाना चाहिए कि हम डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं या इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि पहले हम ये समझते हैं कि स्कूल में हमें क्या पढ़ाया जाता है, जो जूनियर लेवल पे हमें पढ़ाया जाता है उसी चीज को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और मार्क्स लूज करते हैं। पढ़ाया ये जाता है कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं। आपको सबको ही पता है वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, सबको ये पता है। ठीक है, आपको सबको पता है वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, 21 होते हैं। और ये कह दिया जाता है कि जहां पर वोवेल्स हो वहां पे एन लगाना है, जहां पे कॉन्सोनेंट हो वहां पे ए लगाना है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है और छोटी क्लासेस से लेकर के 12th तक भी बच्चे ये करते आते हैं और मार्क्स जाते हैं इसमें। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि कहीं पे वोवेल दिखे तो एन लगा दो, कॉन्सोनेंट दिखे तो ए लगा दो, गलत है। जैसे आपको कहा गया ऑरेंज, तो आपको ये बताया गया होगा कि कहीं पे अगर ओ है तो ये ओ क्या है, ये वोवेल है और वोवेल के आगे एन ऑरेंज लगेगा। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा आपको बताया जाता है कि बैट लिखा है यानी क्रिकेट बैट और यहाँ पे बी है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे ए लगेगा। यही पढ़ाया गया। ये टीचिंग मेथोडोलॉजी की एक बहुत बड़ी कमी है कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये बहुत गलत है। हमें एज अ टीचर कोई भी टीचिंग करता हो तो उसको अपनी टीचिंग के पीछे रीजन देना पड़ेगा कि वो उसकी मेथोडोलॉजी के अंदर जो वो पढ़ा रहा है, क्लासरूम में जो एड्रेस कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं। विदाउट लॉजिकल बातें जो होती हैं, इलॉजिकल बातें, वो टीचिंग के ग्रेड को नीचे गिराती हैं, ऊपर नहीं उठाती हैं। तो ये हमारी एजुकेशनल करिकुलम में बहुत बड़ी कमी है कि विदाउट लॉजिक्स चलते जाती हैं चीजें। आगे चल के समझ में आता है, कहते हैं यार इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज वाली बात नहीं है। ऐसे तो हर लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शंस मिलेंगे, हर लैंग्वेज के अंदर आपको संस्कृत में मिलेगा, आपको हिंदी में। अब आपने बचपन से सुना होता होगा श्रीमती इस तरह लिखेंगे, श्रीमती, लेकिन संस्कृत के एक रूल के हिसाब से, जिसको संस्कृत की थोड़ी नॉलेज होगी उनसे पता कीजिएगा, श्रीमती इस तरह सही है, छोटी की मात्रा। इसी तरीके से राष्ट्रीय आपने सबने इस तरह पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत के हिसाब से राष्ट्रीय ठीक है, छोटी की मात्रा। अब कहेंगे कि संस्कृत से हिंदी इवॉल्व हुई है तो संस्कृत में और हिंदी में अलग अलग रूल क्यों? तो लॉजिक्स, देयर आर ऑलवेज, जिसके पास टीचिंग के लॉजिक्स नहीं होंगे वो फेल कर जाएगा एक्सेप्शंस समझाने में। और अगर हम लॉजिक से पढ़ाएंगे तो हमें एक्सेप्शंस बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने ये एग्जांपल्स क्यों दिए, उसके पीछे भी रीजन है। अब आपने मैडम से पूछ लिया कि मैडम ऑनेस्ट में क्या लगाऊं, ऑनेस्ट में क्या लगाऊं, ए लगाऊं कि एन लगाऊं? तो मैडम कहती है बेटा एच साइलेंट रहेगा, ओ की आवाज आएगी, ओ है तो इसलिए हम वोवेल लगा देंगे, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट बॉय। इस तरह के एक्सेप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है अगर हम लॉजिकल टीचिंग करते हैं तो। अगर हम लॉजिकल चीजें समझते हैं, किसी भी लॉजिक से, रीजन से, उसके पीछे क्या रीजन जुड़ा हुआ है, क्यों है, तो हमारा पढ़ाना, सीखना, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग अप्रोच बहुत इजी हो जाता है, लर्निंग करिकुलम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम चीज़ों को उस हिसाब से समझें जो कि वो है ही नहीं, तो हमारा सीखना मुश्किल हो जाता है। लर्निंग प्रोसेस में टीचर भी इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होता है, तो दोनों के बीच की जो गैप है वो लॉजिक बढ़ता है। अगर लॉजिक है तो स्टूडेंट टीचर की बात समझेगा, अगर लॉजिक नहीं है तो लैग कर जाएगा, है ना? आप सब ने नोटिस किया होगा। तो ये ऐसे एक्सेप्शन देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सही तरीका क्या है। एक्सेप्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है कि कहीं पे ऑनेस्ट है तो कहीं पे फिजिक्स है तो कहीं पे कुछ है। ध्यान रखिए
कि असल लॉजिक क्या है। असल लॉजिक बात फिर से आ जाती है कॉन्सोनेंट्स की और वोवेल्स की। देखिए किसी भी लैंग्वेज का अपना वोवेल होता है, यानी कि स्वर, आवाज। आप अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा आ ई उ ए ओ औ, ये सारे वोवेल्स हैं, स्वर है। इसी तरह उर्दू में आप जानते होंगे हमजा है, या है, वाव है, अरबिक में भी यही है। इसी तरीके से हर लैंग्वेज का अपना वोवेल होता है। इंग्लिश के भी 5 वोवेल्स हैं जिससे कि साउंड क्रिएट होता है, ए ई आई ओ यू, इनसे साउंड क्रिएट होते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जिस भी वर्ड में, ध्यान से सुनिएगा, रूल बता रहा हूं और ये लॉजिकल रूल है जो कि लाइफ टाइम काम आएगा। जिस भी वर्ड में वोवेलिक साउंड हो वहां पे एन आएगा। बस एक रूल याद रखेंगे, सबको सारा मसला हल हो गया। जबकि थोड़ा सा ही फर्क है, आपको पढ़ाया गया जहां वोवेल होगा वहां एन होगा, जबकि याद रखना है जहां वोवेलिक साउंड होगा, जहां पे वोवेल की आवाज होगी वहां पे एन यूज होगा, जबकि जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड होगी वहां पे ए यूज होगा। ये लॉजिक याद रखिए, उम्र भर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि फेल कर जाते हैं पिछले वाले लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे अच्छा हम इसी को याद रखेंगे कॉन्सोनेंट्स और वोवेलिक साउंड को। अब सिंपल सी बात है कि बैट, कैट, हेड, इन सब में आप आंख बंद करके ए लगा देंगे, बिल्कुल बेसिक्स हैं। और कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि आपको ग्रेजुएशन के लेवल में आपको बैट और हेड के आगे ए लगाने के लिए दे दे और आपको 3 में से 3 नंबर दे दे, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ घुमा कर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अपनी समझदारी दिखाते हुए मार्क्स को लूटना होता है। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। MLA, MP, NGO, SP, इसमें क्या लगाएंगे? सब में मैडम के लॉजिक की बात करें जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ज्यादातर के सब में वो कॉन्सोनेंट है, M, N, S सब में कॉन्सोनेंट है, तो इस हिसाब से सब में ए आना चाहिए, AMLA, AMP, ANGO, ASP। लेकिन रूल को फॉलो करें, वोवेलिक साउंड। अब इसको प्रोनाउंस करके देखिए, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, M को प्रोनाउंस करते हुए ए की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, तो इसको लिखा जाएगा NMLA। इसी तरीके से NMP, इसी तरह से NNGO, NSP, सब में। अब इतने सारे एक्सेप्शंस अगर आप याद रखेंगे तो फायदा क्या टीचिंग का। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक याद रखें कि वोवेलिक साउंड है तो आंख बंद करके एन लगा देना है, और यहाँ पे वोवेलिक साउंड है ना, यहाँ पे सब में वोवेलिक साउंड है, NMLA, NMP सब में वोवेल का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से जितने भी हैं, ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, चाहे एन साइलेंट हो, कुछ भी हो, ओ की साउंड आ रही है तो मैं एन लगा दूंगा, ओ की साउंड नहीं आ रही है तो मैं ए लगा दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमें लॉजिक याद रखने हैं, हमें लॉजिक के हिसाब से पढ़ाई करनी है। हमारे लिए रट्टाफिकेशन कोई जवाब नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमें लॉजिकल चीजों के हिसाब से लॉजिकल लर्निंग करनी है, लॉजिकल अप्रोच रखनी है चीजों को याद करने की, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपके लिए सीखना आसान हो जाए। एक एग्जांपल है, गिव मी अ मिल्क। अब देखिए एक एग्जांपल है, गिव मी अ मिल्क। क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? नहीं करेक्ट है। ये एग्जांपल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क एक क्या है, लिक्विड, और लिक्विड कभी भी ए एन इस तरह से नहीं काउंट किया जाता, क्वांटिटी इस तरह से काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो आप क्वांटिटी जब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो आप वहां सीख लीजिएगा, ठीक है। तो ए तो आ नहीं सकता, गिव मी द मिल्क भी चलिए एक तरह से ठीक है, एन भी नहीं आ सकता, गिव मी एन मिल्क। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हम सीखेंगे जहां पे हमें कंफ्यूजन होती है। बच्चे ये सोचते हैं कि एक थैली तो हो सकती है दूध की, तो चलो ए लिख के आ जाते हैं, जबकि ऐसे आंसर्स गलत हो जाते हैं। हम आपके सामने ए और एन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अभी हम सिर्फ ए और एन को कवर कर रहे हैं, द पे तो अभी हम आए भी नहीं है। ए और एन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो एग्जांपल है पहला, जैसे आपको पता ही है कि
देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ गर्ल। इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल होते हैं। तो ए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। हम अभी एन पे भी बात कर चुके हैं, ए पे भी बात कर चुके हैं। एक लाइन है, गिव हिम ओनली डैश रुपी। अब आप इसका आंसर बताइए, गिव हिम ओनली डैश रुपी। इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा। सिर्फ ए और एन में जवाब देना है, क्योंकि द पे तो अभी हम पहुंचे भी नहीं है। गिव हिम ओनली डैश रुपी। अब ध्यान से देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। रुपी को देखा आपने तो इससे इतना क्लियर हो गया कि बात सिंगुलर की हो रही है, प्लूरल की बात तो नहीं हो रही है, यानी कि एक की ही बात हो रही है। और ए और एन दोनों का मतलब तो मीनिंग का एक ही होता है, सिंगुलर भी होता है। तो एन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। फिर हम देखेंगे रुपी में वोवेलिक साउंड है या कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि यहाँ पे रुपी कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो कॉन्सोनेंट की साउंड में क्या आता है, ए आता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए रुपी। वैसे इसको लिखा जाएगा स्मॉल, ये तो मैंने आपके लिए इजीली लिख दिया, ए रुपी। ठीक है, अगला एग्जांपल है, डैश इज अ यूजफुल एनिमल। डैश काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब बताइए, यहां पे तो यू है और यू एक वोवेल है, तो यहां पे तो एन आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों, एन यूजफुल नहीं आएगा, ए यूजफुल होगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड हो रही है यू और ऊ की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे यूजफुल। इसी तरह यूनिट, यूनिट भी क्या है, मैडम के हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए आएगा। क्यों आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे आवाज ऊ की नहीं आ रही है, यू की आ रही है, और इंग्लिश में ऊ की आवाज इंपॉर्टेंट होगी एज अ वोवेल। तो इसलिए इसमें ध्यान रखेंगे कि ये वाला लॉजिक सब जगह काम करेगा। वोवेलिक साउंड को देखेंगे, वोवेल की साउंड नहीं आ रही है, चुपचाप से ए लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और एन में से जवाब देना है। ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, आंख बंद करके जवाब देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ही इज पेड 50 रुपीज डैश वीक। ही इज पेड 50 रुपीज डैश वीक। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ए और एन में से फिल करिए, तो इसका जवाब होगा ही इज पेड 50 रुपीज अ वीक। सिंपल सा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट की साउंड में ए आएगा। बहुत क्लियर सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो ए के तो एग्जांपल्स आपको क्लियर है, एन के एग्जांपल्स भी आपको क्लियर है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूल क्या है, ए और एन के लिए सिंपल सा रूल है, द डिस्टिंग्विशन बिटवीन द साउंड ऑफ वोवेल एंड द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। जहां पर भी वोवेल की साउंड होगी वहां पे एन लगाएंगे, जहां पर भी कॉन्सोनेंट की साउंड होगी वहां पे ए लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब हम आ जाते हैं द के ऊपर। अब हम आ जाते हैं द के ऊपर, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, जिसमें हम बात जिसके बारे कर रहे होते हैं, सिर्फ वही टारगेट होता है, पर्टिकुलरली वही चीज जिसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं, और वो है द। ठीक है, बहुत लोग इसको दी भी प्रोनाउंस करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दी सही है या द सही है, दोनों हम बात करेंगे अभी इसके ऊपर। पहले ये जान लीजिए कि द, तो देखिए द की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं द का ये मीनिंग है, वो मीनिंग है। याद रखिए, डिक्शनरी में, इंग्लिश लैंग्वेज की वोकेबलरी में द की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एक इंसान, एक आदमी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको द की मीनिंग समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक आदमी है, एक इंसान है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कॉमन मैन है, लेकिन उसकी समाज में कोई इतनी ज्यादा, सोसाइटी में कोई इतनी ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं है। लेकिन तो अच्छा, एक बेचारा और गरीब सा आदमी है जिसको और कोई नहीं पूछता, तो वो उस कॉमन मैन का क्या बन जाता है, पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है या बॉडीगार्ड बन जाता है, उसके साथ साथ उसके आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उस आदमी की, जो कॉमन मैन था, उसकी वैल्यू बढ़ गई। क्यों, लोगों ने देखा भाई बड़ा आदमी होगा तभी तो बॉडीगार्ड रखा हुआ है, पर्सनल असिस्टेंट रखा हुआ है, उसको देखते हुए उस आदमी की भी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से द जो है ना, बाकी लोगों की, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। द एक ऐसी चीज है, अपनी कोई मीनिंग नहीं है, बट इट मेक्स द अदर थिंग मीनिंगफुल। ठीक है, द इज कंप्लीटली अ मीनिंगलेस वर्ड, लेकिन दूसरे के साथ जुड़ करके उसकी वैल्यू और उसकी मीनिंग को इंक्रीज कर देता है, ये है द। ठीक है,
ये द की मीनिंग आपको मैंने बता दी। अब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें कि द प्रोनाउंस करें या दी प्रोनाउंस करें, तो देखिए बहुत सारे इंग्लिश फिलोसोफर्स ने और लिंग्विस्ट्स ने ये लिखा है कि अगर ब्रिटिश इंग्लिश की हम बात करें जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसके अंडर एक रूल ये है कि अगर द के बाद वोवेलिक साउंड होती है तो हम दी प्रोनाउंस करते हैं ज्यादातर, दी एग, दी एप्पल, दी ऑरेंज, इस तरीके से। जबकि अगर इसके बाद में कॉन्सोनेंट की साउंड होती है तो उसमें द प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे लोग इस रूल को फॉलो नहीं भी करते हैं और बहुत सारे करते भी हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, ये आप कहीं पे भी द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पे दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो हम बात करते हैं द के ऊपर। तो एक बात ध्यान में रखना है कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है, पर्टिकुलरली उसी चीज के बारे में बात हो रही होती है जिसको हम सेंटेंस में एड्रेस कर रहे होते हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक तो एग्जांपल तब है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल जिसमें हम पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज द बुक I was talking about, यही वो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। अब इसमें कोई और किताब की बात तो नहीं हो रही, किसी और बुक के बारे में बात तो नहीं, सिर्फ वही बुक जिसके बारे इस सेंटेंस का जो स्पीकर था वो ही उसके बारे में कह रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें समझ जाएंगे कि ये पर्टिकुलरली उसी बुक के बारे में बात हो रही है जिसका मकसद स्पीकर का कहना है कि वो वही वाली बुक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, पर्टिकुलरली वही बुक, कोई और नहीं, ठीक है। फॉर और कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ। किस लड़के को बुलाओ? जिस लड़के की बात हो रही है, ऐसा नहीं किसी भी लड़के को उठा के ले आओ। तो अगर हम ए या एन होता, कॉल अ बॉय, किसी भी लड़के को ले आओ। अब कौन सा लड़का है कि किसकी बात हो रही है, उसकी उम्र क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, कैसा दिखता है, क्या पहनता है, कुछ भी नहीं हमें पता। कॉल अ बॉय, किसी को भी बुला लो, क्योंकि कहेंगे कॉल द बॉय, उसी को बुलाओ जिसके बारे में मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यही फर्क है डेफिनेट और इनडेफिनेट में, ठीक है। और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, टेक द थिंग्स दैट आर लाइंग हियर, टेक द थिंग्स दैट आर लाइंग हियर, उन चीजों को ले जाओ जो यहाँ रखी हुई हैं या पड़ी हुई हैं, उन चीजों को ले जाओ। कौन सी चीज? वही चीज जिसके बारे मैं कह रहा हूँ। इस स्पीकर का जो, इस सेंटेंस का जो स्पीकर है वो जो उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा है जो उसके सामने, और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। अदर रूम में पड़ी हो, कहीं और पड़ी हो, उसके बारे नहीं, उसी के बारे जो उसके सामने है, द थिंग्स। तो ये आपको तीनों सेंटेंस से बहुत क्लियर हो चुका होगा कि द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, पर्टिकुलरली उसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें जो स्पीकर का मन है कहने का, जिसके बारे एड्रेस कर रहा है, पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, ये रूल है, लॉजिक है, और ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया गया होगा और आप याद भी रखेंगे उसको कि होली बुक्स और कोई घूमने की जगह, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या कोई भी ऐसी जगह या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उसके नाम के साथ द आता है, आपको पता होगा। और उस द की जो टी होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा रिवर के नाम में भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल द गंगा, ठीक है, द गंगा। अब हमने एक एग्जांपल बॉडीगार्ड वाला लिया था स्टार्टिंग में, आप याद करिए कि गंगा की वैल्यू द ने मिलकर बढ़ा दी, द की अपनी कोई मीनिंग नहीं है। द गंगा सोचने में लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी नदी होगी, है ना। जिसने पहली बार नहीं भी सुना होगा उसको भी लगेगा बहुत बड़ी चीज के बारे में बात हो रही है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, ये लग करके उनकी मीनिंग और बढ़ गई पहले से। इस तरह से होली बुक्स, द कुरान, द भगवत गीता, द ऋग्वेदा, इन सारी चीजों की मीनिंग और बढ़ गई द लगने से। हम जैसे लिखेंगे द ऋग्वेद। और भी एग्जांपल्स है बहुत सारे। या पर्सनैलिटी, आपको याद होगा अभी एक इंग्लैंड का फास्ट बॉलर है, इंग्लैंड टीम का नाम उसका आपको पता होगा, 2003 में डेब्यू किया था। अभी सबसे ज्यादा इंग्लैंड की तरफ से मैच खेलने वाला प्लेयर हो गया है जेम्स एंडरसन।
अकेला ऐसा खिलाड़ी है जो खेलते हुए उसके नाम के आगे द लग चुका है, द जेम्स एंडरसन। और एक ग्राउंड भी है जिसमें उसके स्टैंड का नाम है द जेम्स एंडरसन एंड। तो ये बड़ी बात होती है बहुत। अभी वो खेल रहा है, अभी भी लास्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा ना, पर्सनैलिटी के नाम के आगे लग जाता है कई बार। कई लोग जैसे सर डॉन ब्रैडमैन, सर थॉमस मैकॉले, इस तरह के नामों के आगे जैसे सर लगता है, उसी तरीके से द भी कई बार लग जाता है। ये चार पांच चीजें तो रूल के हिसाब से हम लगा देते हैं। ये तो वो है जिसमें टी कैपिटल होगा, ये वो है जिसमें टी कैपिटल होगा। अब ऐसा भी होता है जिसमें टी स्मॉल होता है, तो आपको पता ही होगा कि वो मैंने बता दिया, वो डेफिनेट आर्टिकल्स में टी स्मॉल होगा। और जो इस तरह की चीजें, होली बुक्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, रिवर्स के नेम हैं, या कहीं घूमने की जगह है, या कोई डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी जगह है, ऐसी जगहों पर हम क्या टी कैपिटल रख करके उसकी मीनिंग को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बिल्कुल लॉजिकल बातें। कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जब हम तीन चीजों में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, जब हम तीन चीजों में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो आपको पता ही होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ज्यादा लोगों की डिमांड होगी तो उस पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो आपने बिल्कुल जूनियर क्लास में सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री जो होता है, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में आता है, तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, इतना बहुत है। हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आर्टिकल का अभी एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसके ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ का आर्टिकल ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इससे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।